हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हैसअप प्लान फॉर फ्रेश फ्रोजन बीफ बर्गर। अब हम एक केस स्टडी के थ्रू हैसअप को डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रोजन बीफ बर्गर है, उस प्लांट पे उस रेस्टोरेंट पे हम हैसअप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या 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 कंसिडरेशन हैं हैसअप की। अब इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड्स आएंगे, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हैसअप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रोजन बीफ बर्गर के लिए। ओके, फ्रेश फ्रोजन बीफ बर्गर एक्सटेंडेड विद साल्ट एंड स्पाइसेस, वैक्यूम पैकिंग है इसकी। ये स्टेप्स हैं हैसअप के, 6 स्टेप्स हैं जिसमें प्रोसेस स्टेप्स हैं, हैजर्ड हैं, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, टारगेट लेवल और क्रिटिकल लिमिट्स डिफाइन की जाएंगी, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स डिटरमिन किए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस और रिकॉर्ड कीपिंग की यहाँ पे बात होगी। प्रोसेस स्टेप क्या है? रिसेप्शन ऑफ रॉ मीट मटेरियल्स, बीफ बोनलेस। अब यहाँ पे सीसीपी यहाँ पे एक लग सकती है क्योंकि रॉ मटेरियल की रिसीविंग है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंसिडरेशन हैं, लिहाजा यहाँ पे सीसीपी लग सकती है। हैजर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है? तीनों नेचर के हैजर्ड हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। टारगेट लेवल या क्रिटिकल लिमिट क्या हो सकती है? इंटरनल मीट टेम्परेचर 4 डिग्री होना चाहिए, रेड मीट कलर होना चाहिए, फ्रेश स्लाइटली एसिडिक ऑर्डर होना चाहिए, नो विजिबल कंटेमिनेशन हो, नो डिस्कलरेशन, नो स्लाइमी, नो अदर डिफेक्ट्स हों। ओके, मॉनिटरिंग प्रोसीजर क्या है? चेक परचेज स्पेसिफिकेशन, जो आप परचेज की स्पेसिफिकेशन हैं उसको देखें, जो आपके एसओपीज हैं उनको फॉलो करें, और जो कस्टमर की प्रोविजन है, आपको जो सप्लाई है उसको आप फर्दर टैली करें। मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्शन ऑफ मीट सब्सिस बाय रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की जा सकती है, चेक इंटरनल मीट टेम्परेचर। देन करेक्टिव एक्शन में क्या है? रिजेक्ट डिलीवरी इफ टारगेट लेवल्स नॉट मेट। आप यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं कि अगर टारगेट लेवल्स मीट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं हो सकती। अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप अपने रूल रेगुलेशंस और एसओपीज को अबाइड बाय कर रहे होंगे, लिहाजा यहाँ पे रिजेक्शन अल्टीमेट सोल्यूशन। रिकॉर्ड कीपिंग में फिजिकल प्रैक्टिस्टिक्स मीट के नोट डाउन करने, स्टेडी स्टेट और सैनिटरी स्टेटस एंड ओरिजिन ऑफ मीट, मीट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करनी है। देन स्टोरेज इन रिसेप्शन एंड चिलर, बायोलॉजिकल हैजर्ड वार्निंग हो सकता है। रूम टेम्परेचर, इसकी फ्लक्चुएशन हो सकती है वहाँ पे, मीट इंटरनल टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हो सकती है वहाँ पे, क्रिटिकल लिमिट में ये आएगा। टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ चिलिंग रूम एंड मीट इंटरनल। करेक्टिव एक्शन में क्या हो सकता है? माइनर टेम्परेचर डेविएशन, एडजस्ट चिलर टेम्परेचर। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रही है, एडजस्टमेंट की बात आ रही है। मेजर टेम्परेचर डेविएशन, रिजेक्ट मीट। माइनर के केस में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मेजर के केस में रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर मेजर के केस में एडजस्टमेंट का हम प्लान बनाएंगे तो डेफिनेटली वो फिर हम अपनी जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं एंड मुमकिन है कि हम उनको फिर अबाइड बाय करें। रिकॉर्ड कीपिंग में टेम्परेचर टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ चिलर, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ऑफ मीट। देन नेक्स्ट प्रोसेस है वेइंग एंड कंपोजिशन ऑफ नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स। इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों नेचर के हैजर्ड्स हो सकते हैं। टारगेट लेवल क्या हो सकता है? क्रिटिकल लिमिट का विजिबली क्लीन नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स, कॉमन साल्ट, नो क्यूरिंग साल्ट टू बी यूज। मॉनिटरिंग प्रोसीजर, चेक साल्ट स्पाइसेस एंड एक्सटेंडर्स फॉर इम्प्योरिटीज। अब वहाँ पे फिर लैब एनालिसिस किया जा सकता है, स्पाइसेस में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, साल्ट में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, इन चीज़ों की चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। रिजेक्ट सस्पेक्टेड बैचेज ऑफ नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स। अगर उसमें एडल्ट्रेशन का मामला है तो डेफिनेटली आप उसको रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, फिर फर्दर रिकॉर्ड ऑफ
स्टेटस एंड एक्सपायरेशन डेट्स फॉर नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स। अब उनकी एक्सपायरी वगैरह चेक करनी है, उनका रिकॉर्ड रखें सारी चीज़ों का। फर्दर प्रोसेस स्टेप है जी प्रिपेयर मीट फॉर ग्राइंडिंग, इफेक्ट ग्राइंडिंग। बायोलॉजिकल नेचर का यहाँ पे हैजर्ड हो सकता है। रूम टेम्परेचर 10, पीरियड फ्रॉम डिलीवरी ऑफ मीट फ्रॉम चिलर टू पास थ्रू ग्राइंडर मैक्सिमम 20 मिनट्स। ये भी एक क्रिटिकल लिमिट है कि कितने टाइम तक वहाँ पे पहुँचना है इस प्रोडक्ट को। मीट फ्री ऑफ ग्लॉसी एबनॉर्मल टिश्यूज एंड पोस्ट ड्रेसिंग कंटेमिनेशन। मॉनिटरिंग प्रोसीजर में क्या हो सकता है, चेक पीरियड ऑफ प्रोडक्ट फ्लो, यहाँ पे टाइम भी चेक किया जा सकता है। चेक फॉर abnormal टिश्यूज एंड पोस्ट ड्रेसिंग कंटेमिनेशन। Corrective actions, improvement in product flow, discard meat parts with abnormal tissues, post dressing contamination। रिकॉर्ड कीपिंग में प्रोडक्ट फ्लो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग थी। ओके जी, अगला स्टेप है इसका मिक्सिंग ऑफ मीट विद इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे सीसीपी लग सकती है। बायोलॉजिकल नेचर का हैजर्ड हो सकता है। नो फर्दर increase of contamination। Room temperature 10 degrees Celsius है। Period from grinding to completion of mixing and blending maximum 30 minutes। 30 मिनट्स का ये एक बेंचमार्क है। टेम्परेचर ऑफ मीट इंग्रेडिएंट्स मिक्स 10 डिग्री सेल्सियस है। ये मिक्सिंग का टेम्परेचर है। अब ये भी एक बेंचमार्क है। चेक पीरियड ऑफ प्रोडक्ट फ्लो, चेक मिक्स टेम्परेचर्स। इस पे ये अब फर्दर एक जिसको हम मॉनिटरिंग मतलब ये मॉनिटरिंग में है, इसकी फर्दर वेरिफिकेशन यहीं पे होगी। करेक्टिव एक्शन में क्या है, माइनर डेविएशन, एडजस्ट टेम्परेचर टाइम रिजीम। मेजर डेविएशन में आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो माइनर डेविएशन में एडजस्टमेंट हो सकती है, मेजर में रिजेक्शन। प्रोडक्ट फ्लो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। पैटी मोल्डिंग नेक्स्ट प्रोसेस है। बायोलॉजिकल नेचर का हैजर्ड यहाँ पे हो सकता है। कैरी आउट इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, नो सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर टाइम कंट्रोल, इंक्रीज प्रोसेस स्पीड, रिटर्न मिक्स टू चिलर इफ नो इमीडिएट मोल्डिंग प्रोसेस। रिकॉर्ड कीपिंग में प्रोडक्ट फ्लो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। पैकेजिंग का स्टेप है जी, यहाँ पे बायोलॉजिकल नेचर का हैजर्ड हो सकते हैं। क्लीन पैकेजिंग मटेरियल्स, ये एक हमारा टारगेट हो सकता है। सीसीपी चेक पैकेजिंग फेल्योर्स में देखना है कि आया कि पैकेजिंग मतलब प्रॉपर पैकेजिंग हो रही है, इसकी सील वगैरह प्रॉपर लग रही है कि ऐसा इशू तो नहीं है, वहाँ पे एरेशन का इशू तो नहीं आ रहा पैकेजिंग के अंदर। एडजस्ट पैकेजिंग मशीन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट वैक्यूम पैकेजिंग। रिजल्ट्स ऑफ पैकेजिंग ये नोट डाउन करने। फ्रीजर स्टोरेज बायोलॉजिकल हैजर्ड है। टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज फ्रीजर -18 to -30। अब ये दो बेंचमार्क्स हैं, इन पे भी यहाँ पे फर्दर क्रिटिकल लिमिट की कंसिडरेशन होनी। कंटिन्यूस टेम्परेचर चेक, रेंज ऑफ टेम्परेचर, इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रॉब्लम्स, ट्रांसफर टू अल्टरनेटिव स्टोरेज फ्रीजर इफ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है। कंटिन्यूस फ्रीजर टेम्परेचर रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड की। ओके जी, नेक्स्ट इज हाइजीन ऑफ मीट प्रोसेसिंग प्रेमिसेस। जहाँ पे मीट की प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो स्लाटर हाउस है, चाहे वो जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे हाइजीन और जनरल स्टेटस कैसा होना चाहिए इस प्रेमिसेस का। Meat processing facilities must meet the following basic hygienic standards in order to ensure and maintain clean and hygienic conditions, like adequate rooms for personnel must be available, including sections for changing clothes and personal hygiene. Wall windows must be positioned at a sufficient height from the floors in order to allow
परफॉर्म वाशिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लोर्स एंड वाल्स। ये सारी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन की बात हो रही है वाल विंडोज की। Wall windows for processing plants must be at their lowest part, at least 2 meter high over floor level. Window frames should be of non-corrosive material. मतलब ये कि कोई लोहा वगैरह की विंडो नहीं होनी चाहिए जिसको जंग वगैरह रस्ट लगे, फिर फर्दर वहाँ से कंटेमिनेशन का इशू बन सकता है। और एल्यूमिनियम या स्टील एसएस ग्रेड की होनी चाहिए ताकि वहाँ पे रस्ट वाला का क्रोजन का इशू ना हो। इसी तरह ये फ्लोर की रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोर है स्लिपरी नहीं होना चाहिए ताकि जो वहाँ पे मतलब ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पे स्लिपरी कंडीशन ना क्रिएट हों। इसी तरह ये जो ड्रेनेज है इसका कवर प्रॉपर हो, इसी तरह ये एडजस्टेबल हो, इसको खा के इसकी क्लीनिंग हो सके। इसी तरह वाल की यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ से एज्ड वाल है, सॉरी एज नहीं यहाँ पे मतलब एक मतलब नॉन एज वाल है, टर्न है ताकि यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे क्लीनिंग इजी हो। तो इनकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पे आएगी। Valves in all rooms where meat and byproducts are handled must have smooth and easily washable surfaces up to a minimum height of 2 meters in processing plants. Walls should preferably be covered with wall tiles or at least with washable paint. मतलब वॉल टाइल्स हों जिनको इजीली धोया जा सके ताकि जो भी वहाँ पे मतलब इसमें जो पेशेंट हो रहे हैं ब्लड है या जिस तरह की मतलब पेशेंट हैं उनको इजीली बाद में वहाँ से सफाई सुथराई करना आसान हो। Floors in the mentioned section must be impermeable for water and reasonably smooth for good cleaning, but anti-slip for worker safety। मतलब फर्श ऐसे हो कि जिनमें पानी जगह ना हो, बल्कि ऐसे हो कि मतलब स्मूथ सरफेस हो, हार्ड सरफेस हो और इसी तरह वो स्लिपरी टाइल्स ना हो। In order to facilitate proper cleaning, the junction between floor and walls must be covered। जो फ्लोर और वॉल के दरमियान कर्व जंक्शन है वो कवर होना चाहिए, राउंडेड होना, नॉट रेक्टेंगुलर, which can be achieved by extending the floor concrete up to an height of 10 to 50 centimeter alongside the walls। ये दोनों केसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्व नहीं है या यहाँ पे दरारें वगैरह हैं। यहाँ पे है मुमकिन है कि मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हाइड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आइडियल कंडीशन में आप देख सकते हैं कि उसकी सरफेस कर्व्ड है। यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि कोई पेस्ट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मतलब हाइड कर सकें या कोई फंगस यहाँ पे ग्रो कर सके। Sufficiently thick, approximately 10 to 20 centimeters, it serves also as shock absorber and protects the wall against damage by transport vehicles such as trolleys, forklifts, etc. Appropriate coves at wall floor junctions can also be achieved by using special curved wall tiles। Wall tiles से भी इसको कर्व किया जा सकता है। All bedrooms must have फ्लोर ड्रेन बेंचेस प्रॉपर होनी चाहिए और फिर वो मतलब जाली नुमा मतलब उसकी कवरिंग होनी चाहिए ताकि वाटर या ब्लड वहाँ से इजीली ड्रेन हो सके और इस तरह की होनी चाहिए कि उसको इजीली उठा के वहाँ से उसकी प्रॉपर सैनिटेशन और सफाई वगैरह हो सके। विच कुड बी कवर्ड बाय नॉन क्रोसिव मेटल प्लेट्स और ग्रिल्स लगे होने चाहिए। दी कवर शुड The cover should be easily removable for proper cleaning of the drains। Drain sinks must be of the siphon type, anti-smell। Rooms for meat processing should have sufficient ventilation, हवा का विजन हो, proper aeration हो। Air conditioning is only required in meat cutting and deboning rooms 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब शुरू में एक क्वेश्चन आया था कि मतलब जो वर्कर्स हैं उनको बाजू कवर अगर बिल्कुल गर्मियों में करते हैं तो वो गर्मी होगी, तो उसके लिए फिर मैंने तभी भी बताया था कि प्रॉपर जो आपकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वेयर हाउस सॉरी स्लाटर हाउस की, उसको देखना है, उनको मीट करना। एटलीस्ट ऐसा इन्वायरमेंट हो जो वर्कर फ्रेंडली हो और जो प्रोडक्ट फ्रेंडली हो। ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन मस्ट बी बर्ड एंड इंसेक्ट प्रूफ
इसके लिए स्पेसिफिकली आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, जिसमें मतलब प्रॉपरली तमाम गैजेट्स अप्लाई हों, तमाम एक मैप डिज़ाइनिंग हो जिसके तहत तमाम गैजेट्स हर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे पड़े हों, रैट्स के लिए अलग केजेस हों, लिजर्ड कंट्रोल कैसे करना उसका बाकायदा एक मैकेनिज्म हो। इसी तरह इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लाइज हैं, रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उनको कैसे कैप्चर करना, उसके लिए बाकायदा फिर आईपीएम का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज्म हो। अगर आईपीएम में फर्दर कम्युनिकेशन की जरूरत पेश आती है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दैट। However, एक माह में एटलीस्ट 4 दफ़ा वहाँ पे फ्यूमिगेशन करना भी ज़रूरी है एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे आपको कुछ इक्विपमेंट्स की एग्जांपल दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि दो केसेस हैं। फॉर एग्जांपल मीट मिंसिंग मशीन है, इस केस में आप देख सकते हैं कि रस्टी और एरोडेड है। बेसिकली तो क्राइटेरिया ये है कि एसएस ग्रेड की होनी चाहिए। एसएस में भी फर्दर फिर फूड ग्रेड होना चाहिए। एसएस के 2 ग्रेड होते हैं बेसिकली, एक 304 ग्रेड और एक 316 ग्रेड है। 316 ग्रेड को प्रेफर किया जाता है जितनी भी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है मीट से रिलेटेड या जनरल फूड आइटम से रिलेटेड, वहाँ पे 316 ग्रेड को प्रेफर किया जाता है। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी की रिकमेंडेशन है, वो भी यही कहते हैं कि 316 ग्रेड को आप प्रेफर करें रादर दैन 304, या उससे पहले जो भी मतलब जो मेटल लोहे की इक्विपमेंट्स वगैरह हैं इन चीज़ को अवॉइड करें। इसी तरह मीट हैंगिंग रेल्स हैं, ये भी एसएस के होने चाहिए, प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। इसी तरह फर्दर मीट ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स हैं वो भी एसएस के होने चाहिए और ख़ास तौर पे 316 ग्रेड का होना चाहिए। देन फर्दर जो नाइव्स हैं उनकी भी कैटेगराइजेशन है, कलर बेस्ड इनकी कैटेगराइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल येलो हैंडल वाली नाइफ जो कुक मीट्स के लिए है, रॉ मीट के लिए हमेशा रेड कलर की यूज़ करें, ताकि ये एक मतलब एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर है, कलर बेस्ड इनको यूज़ किया जाता है, ताकि रेड वाली जो है ना वो वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल ना हो, या रेड वाली कुक मीट के लिए इस्तेमाल ना हो। रेड हैंडल वाली छुरी हमेशा रॉ या फिश सॉरी रॉ मीट के लिए इस्तेमाल हो। ओके, नेक्स्ट है जी, ये इस तरह इक्विपमेंट्स हैं। फिर कटिंग बोर्ड्स हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा किसान वगैरह ये लकड़ी के कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लकड़ी दराड़े हैं और इस तरह उसकी सफाई वगैरह करनी आसान नहीं होती। वहाँ पे मुख्तलिफ फंगस की ग्रोथ हो सकती है, बैक्टीरिया जम्स वगैरह डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स वहाँ पे मतलब हाइड कर सकते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आपका जो ना कटिंग टेबल प्लास्टिक और फूड ग्रेड प्लास्टिक और रिकमेंडेड ग्रेड, और प्लास्टिक भी एक टाइम स्पैन के बाद उसको आपने री मतलब दोबारा से या तो मतलब रिकंडीशनिंग करें उसकी, या फिर एक टाइम फ्रेम के बाद उसको मतलब डिस्कार्ड कर दें और नया यूज़ करें, क्योंकि ये भी मैक्सिमम यहाँ से कंटेमिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने स्लाटरिंग वगैरह ठीक की है, सब कुछ ओके है, यहाँ पे आके मतलब मैक्सिमम कंटेमिनेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। ओके जी, यहाँ पे हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्टिसिपेंट्स को चाहूँगा यहाँ पे मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। जी पार्टिसिपेंट्स, आप अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आए वो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज क्वेश्चन पूछें। जी क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी आवाज आ रही है सर? क्या आ रही है, आप पूछें प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कलर कोडेड जो हमारे पास वाइट बोर्ड है
वो हम अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो आपने बताया है? सर इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो यही है कि रेड कलर की छुरी हो, मतलब रेड हैंडल वाली छुरी हो, और इसका रेड रेड कलर का जो कटिंग बोर्ड है वो हो, उसके ऊपर कोई भी कुक मीट उसकी कटिंग ना हो, कोई भी और अदर फूड आइटम की कटिंग ना हो, जस्ट रेड फॉर मीट। रेड इज एन इंडिकेशन, इज एन अलार्मिंग इंडिकेशन के मीट में मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, इसलिए रेड को प्रेफर किया जाता है उसमें। ओके, और बाकी भी इसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है? जी बिल्कुल, ये रेड भी बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही है, जो कि हैसप के अंडर भी डिस्कस होता है, और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो ISO 22000 का स्टैंडर्ड है उसके अंदर भी ये डिस्कस होता है इसी तरह। ओके, रेड मीट और वाइट मीट इसके लिए अलग अलग है या दोनों के लिए एक ही है? सर जो रॉ मीट है ना उसके लिए रेड कलर है, इसमें रेड मीट या वाइट मीट की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, और कुक मीट के लिए? कुक मीट के लिए आप जो ना वो येलो कलर का यूज कर सकते हैं, येलो या नहीं, येलो वाइट। फ्रूट के लिए नहीं है? सॉरी, मैं अभी आपको येलो कलर तो फ्रूट के लिए है ना। तो अगर हम पेटीज वगैरह बनाते हैं बेकरी में जो वेजिटेबल यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए जो ना येलो कलर कुक्ड मीट के लिए है। ये आप कलर को यहाँ से देख सकते हैं। वाइट डेयरी डाइट के प्रोडक्ट्स के लिए। लिए है, रेड रॉ मीट के लिए है, ग्रीन सैलड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है, जो स्काई ब्लू कलर है या ब्लू कलर सैलड है रॉ फ्रूट मीट ग्रीन के देता लिए, हुआ। और इस तरह येलो जो है ना कुक्ड मीट के लिए है सर। ओके। ओके जी, और कोई क्वेश्चन हो? जी पार्टिसिपेंट्स, किसी और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डिस्कशन करना चाहता हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं। चैट के अंदर कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि टाइम इज ओवर, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रेजेंटेशन। जस्ट ये कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को इन्वॉल्व करूँ, ताकि हम जो भी पीछे हमने पढ़ा है उसी बेस पर भी हम इन डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल वैसे हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसको भी आवाज़ नहीं आ रही है, आप काइंडली अपनी हैंड फ्री को एक दफ़ा रिफ्रेश करें, मैक्सिमम पीपल कैन हियर मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था टाइम एंड टेम्परेचर के बारे में, थोड़ा सा आप वजाहत से बता दें। क्योंकि जो जानवर हम लोग ज़िबा करते हैं उसके बाद हम उसको किस टेम्परेचर पर रखेंगे और कितने दिन उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आगे कुर्बानी आ रही है, तो हम लोग देखते हैं तो फ्रिज में फ्रीज़र में 6-6 महीने, 2-2 4-4 महीने ये लोग मीट यूज़ होता रहता है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जी वजाहत जी कर जी दें। जी शुक्रिया। जी, मैं आपको स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा आपके क्वेश्चन पे। ये आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक प्रैक्टिकल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा है। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑन दिस क्वेश्चन। बेसिकली तो यही है कि आमतौर पे तो मतलब ईद आती है और फिर जाती बड़ी देर से है, मतलब अ, बकरा ज़िबा किया और फ्रिज के अंदर सालन, और फिर वो पता नहीं बकरा माफिया मांगता रहता है। तो बहरहाल एक मतलब एक रिचुअल बात करना चाहूँगा कि ईद का कंसेप्ट तो यही है कि अपनी खुशियों में बाकी गरीबों को भी शामिल करें। उस गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दें और एक हिस्सा रिश्तेदारों में, ताकि आपकी फ्रिज भी उस गोश्त से पनाह ना मांगे। हाउएवर, ये तो एक मैटर नोट पे बात थी, लेकिन हम इसको टेक्निकली थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि मीट जो है ना, मीट के केस में उसका जो शेल्फ लाइफ है टोटली डिपेंड करती है उसकी प्रोसेसिंग पे, उससे पहले उसके एंटीमॉर्टम पे, उससे पहले उसकी जो भी स्लॉटरिंग की कंडीशंस हैं। अब नॉर्मली ये तो हमने बात की है स्टैंडर्ड्स की, हैसप और BSP और GMP और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स की बातें की हैं, लेकिन इन एक्चुअल कंडीशन जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम असल में फॉलो नहीं कर पा रहे होते किसी वजह से, या
मतलब इसमें कई इश्यूज और आ सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और बुनियादी तौर पे हमें स्टैंडर्ड की तरफ जाने की ज़रूरत है। उसके बाद मीट की क्वालिटी टोटली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होगी कि आपने जो मीट प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की जो पैरामीटर हैं उनको किस हद तक फुलफिल किया है। उसके बाद बात आती है मीट को किस तरीके से आपने हैंडल किया है, उसकी सप्लाई चेन जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि मीट हासिल करने के बाद उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया है। अब मैं इस सारी जो अभी ये जो अभी हम चीज़ें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा। अभी जस्ट 2 मिनट के लिए मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे जनाब पेंडिंग करता हूँ, तो फर्दर मैं रिटर्न स्लाइड में आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहा हूँ। ओके जी, ये स्लाइड है। मैं चाहूँगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो ना इसमें प्लीज इन्वॉल्व हों डिस्कशन में। ये इस पिक्चर में जो भी बंदा जिसको ज़्यादा समझ आई है वो मुझे ज़रा बताए इस पिक्चर को देख के कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है। इसमें आपने 3 चीज़ों को कंसिडर करना है। केस स्टडी के तौर पे आप इसको लें। पहली एग्जांपल है पहली कंडीशन है टाइम, दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर और तीसरी कंडीशन है इसकी शेल्फ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी केस स्टडी में एग्जांपल है वो है मीट की, क्योंकि हम मीट को डिस्कस कर रहे हैं। 3 चीज़ों को आपने कंसिडर करना है, टाइम, टेम्परेचर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारी जो एग्जांपल प्रोडक्ट है वो है मीट। तो प्रीवियस स्लाइड को आप मद्देनजर रखते हुए प्लीज़ आप मुझे कोई भी पर्सन बताएं कि ये तस्वीर, ये पिक्चर किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है। जी, कोई ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा समझ लगी हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पिक्चर मेरे ख्याल से इस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है कि जिस तरह आपका स्टोरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके इर्द गिर्द जो है आपका माइक्रोबियल काउंट वो भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ठीक है जी, आप काफ़ी करीब हैं इस चीज़ के। कोई और पार्टिसिपेंट इसमें कोई एडिशन करना चाहे? कोई और बंदा जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहे कि ये पिक्चर किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है? नो वन है। ओके जी, चलो मैं इस चीज़ को बताता हूँ। आपने हेलो बिल्कुल सर। जी प्लीज बोलें। सर ये टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो एक तो क्या कहते हैं जो गोश्त जो मीट है उसके कलर पे मतलब कि अफेक्ट होगा, और दूसरा आपने बताया कि टाइम, जितना ज़्यादा टाइम से मतलब कि बाहर टेम्परेचर पे रहेगा मीट उतना ज़्यादा उसके उसके कलर पे अफेक्ट होगा और उसका जो टेस्ट है वो भी मतलब कि चेंज होता जाएगा। ओके, आपने काफ़ी अभी जो आने वाली स्लाइड्स हैं वो भी आपने डिस्कस कर दी हैं। बहरहाल मैं अभी जस्ट इसी स्टेज पे रहना चाह रहा हूँ। ये पिक्चर ये चीज़ डिपिक्ट कर रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं 20 to 30, आई मीन टू से 25 टेम्परेचर है, जो कि आइडियल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है। ठीक है जी। उस पर आप अगर देखें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बड़ा खुशबाश है, मतलब बड़ा बेहतरीन हालत में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल गोश्त को या मीट को प्रोसेसिंग से पहले अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उस पर जो भी माइक्रोबियल लोड है उसमें जितने बैक्टीरियाज हैं उनके लिए वो एक आइडियल टेम्परेचर जोन है। तो मतलब हम गोश्त को जब भी रखेंगे आइडियल टेम्परेचर जोन में नहीं रखेंगे ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में आप
यहाँ पे कोई बंदा इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहे? जी सर, जो ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है सर, वो ये है कि टेम्परेचर हाई करने से आपका जो मीट पे जो कंटेमिनेशन है वो तो कम हो गई है, फिर उसके साथ साथ जो आपकी मीट क्वालिटी वो भी खराब हो गई है। कुछ मीट आपका कुक्ड हो गया होगा, 70 से ऊपर 80 के पास में जाता है, तो आपकी जो है ना कुकिंग काफी हद तक ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपका मीट में भी जो है ना पार्शियल कुकिंग के चांसेस भी आ गए हैं, उसकी प्रोटीन रिजेनेशन वगैरह हो गई है, और इसके साथ साथ जो इसका माइक्रोबियल लोड वो भी कम हो गया है। जी बिल्कुल, आपकी पहली वाली बात ठीक है, लेकिन दूसरी वाली बात में थोड़ी सी मैं एडिशन करना चाहूँगा। मीट की कुकिंग का जो आइडियल टेम्परेचर है ना, वो है 65 से 75। ओके, मतलब आइडियल टेम्परेचर कंडीशन मीट कुकिंग के लिए है 65 से 75 डिग्री। तो ये बात तो अब यहाँ पे ठीक नहीं है कि मीट की जो ना उसके कॉन्टेंट डिटीरियोरेट हो गए होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे हम आइडियल टेम्परेचर से, मतलब माइक्रोब्स के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है उससे हम दूर जाते जाएंगे, आई मीन टू से उस रेंज में जाते जाएंगे जहाँ पे मीट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर हमें अचीव करना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे जो ना मतलब मैक्सिमम हम उनको किल कर सकें। ओके, सो वो एक अलग फिनोमेना है कि मीट को हम किस टेम्परेचर पे लेके जाएं तो वहाँ पे उसकी कंटेंट्स की डिटेरियोरेशन या न्यूट्रिशनल प्रोफाइल लॉस हो जाती है, वो एक अलग फिनोमेना है। However, ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल नियर अबाउट 100 ले जाते हैं। तो पिछली स्लाइड में क्या था, बैक्टीरिया की कंडीशन थोड़ी सी परेशान कौन थी, मतलब परेशान कौन हालत में था। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते गए बैक्टीरिया इज नियर टू किल। अब यहाँ पे 100 पे क्या है, बैक्टीरिया बिल्कुल किल हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब हम, मतलब फूड सेफ्टी बेसिकली है क्या, हमने अपनी खुराक को महफूज करना है। खुराक को महफूज करने के दो तरीके हैं, या तो खुराक को गर्म करके महफूज कर लिया जाए या ठंडा करके महफूज कर लिया जाए। यहाँ पे हम गर्म करने की बात कर रहे हैं कि हम उस प्रोडक्ट का, उस मीट का टेम्परेचर अबव इतना ले जाएं कि और विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। जैसे कि पैस्चराइजेशन में होता है कि ज़्यादा टाइम है, कम टेम्परेचर है, लेकिन कम टाइम और ज़्यादा टेम्परेचर जब हम ले जाते हैं वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम HPST ट्रीटमेंट, जिसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, उस कंडीशन में जब जाएगा तो बैक्टीरिया अब्रप्टली वहाँ पे किल हो जाते हैं। तो ये जस्ट मैं एक वो मतलब टाइम और टेम्परेचर के रिलेशन के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम से कम टाइम और ज़्यादा टेम्परेचर, इसमें मीट या प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट के कंटेंट्स की डिटेरियोरेशन कम से कम होगी और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया, जो टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट महफूज हो। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी मतलब कंडीशंस आर डिफरेंट लेकिन केस इज सेम। यहाँ पे कोई बंदा मुझे देख के बता दे कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है, कोई बंदा इसको डिस्कस करना चाहे? जी, कोई पार्टिसिपेंट इसको डिस्कस करना चाहेगा इस स्लाइड को? वी आर जस्ट इन डिस्कशन फेज, सो प्लीज आप अपने कमेंट्स द्वारा आप अपने कोई क्वेश्चन यहाँ पे राइज कर सकते हैं। सर जस्ट लाइक सेम, जिस तरह टेम्परेचर को हम लो करते हैं, उसको कंफर्ट जोन से इसको नीचे लेके आते हैं, चिलिंग की तरफ जाते हैं, सेलों के पास जाते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी जो है सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब इस पिक्चर में शो हो रही है, एग्जैक्टली, यू आर वेरी मतलब उनके लिए राइट। फेवरेबल नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। पहली स्लाइड्स में, पहले केस में हमने देखा कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तब भी बैक्टीरिया जो ना, उनकी कंडीशन वो कंफर्ट जोन से निकल जाती है। ठीक है, इस
इस केस में भी ऐसे ही है, यहाँ पे हम जस्ट टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, मतलब हमने टेम्परेचर चिलिंग जोन में ले हैं और बैक्टीरिया की कंडीशन कंफर्ट जोन से निकल के बैक्टीरिया जस्ट लाइक मतलब परेशान है कि मतलब बैक्टीरिया कंफर्ट जोन से निकल चुका है, जस्ट लाइक मतलब उसको अपनी सर्वाइवल के लाले पड़ चुके हैं कि यार कैसे मैं सर्वाइव करूंगा इस टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे यही है कि मतलब मुख्य जी, पैरामीटर अस्सलाम वालेकुम। जो हम बर्गर के केस में डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें फर्दर कंसिडरेशन में आ रही हैं कि कैसे हम टेम्परेचर और टाइम की जो एडजस्टमेंट और फ्लक्चुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे जैसे नेक्स्ट हम फर्दर स्लाइड में जाते हैं, आगे इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जी फिर सर, आपको मैं थोड़ा सा इसमें शेयर करना चाहूँगा स्लाइड जी को। प्लीज, जी प्लीज, एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज बोलें। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो डेंजर जोन से ये जब टेम्परेचर नीचे आता है सेफ जोन की तरफ, तो फिर बैक्टीरिया जो है ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। डेंजर जोन में जब जितना भी हम कोई चीज़ मीट वगैरह या कोई भी चीज़ हम रखेंगे, तो वो उसके लिए एक बैक्टीरिया के लिए सेफ जोन है जो वहाँ पे ग्रोथ करेगा। तो जितना कम टाइम हम इसको रखेंगे, डेंजर जोन जो कि स्टार्ट हो जाता है 4 से 60 तक, तो इससे हमें इसके अंदर कम से कम टाइम में हमें कोई ना कोई चीज़ मीट फूड वाली भी चीज़ रखनी चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। बस ये कि हमने वो टेम्परेचर अचीव करना है जो बैक्टीरिया के लिए आम मतलब अनकंफर्टेबल हो, ठीक है जी। उसमें या तो जी फिर हाई टेम्परेचर है, हाई इतना अबव है कि 65 से 75 के दरमियान हो, वहाँ पे मीट की क्वालिटी कम से कम डिस्टर्ब होगी और मैक्सिमम बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने उसको ठंडा करके महफूज करना है तो हम फिर उसको चिलिंग जोन में लेके आएंगे। अगर शॉर्ट स्पैन के लिए करना है फिर हम चिलिंग में लेके आएंगे, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करना तो फिर हम उसको माइनस में ले जाएंगे। ओके, तो मतलब ये है कि -18 पे उसको फ्रीज करना है इस प्रोडक्ट को, मीट प्रोडक्ट को, ताकि मैक्सिमम टाइम स्पैन के लिए हम उसको सेव कर सकें। अब जो टाइम की बात आती है, -18 पे अगर हम बिल्कुल मीट को सेव करते हैं तो एटलीस्ट इसमें 20 to 30 डेज का टाइम स्पैन होता है कि इतने दिन तक हम मीट प्रोडक्ट को इस टेम्परेचर पे महफूज रख सकते हैं विदाउट स्पॉइलिंग इट्स क्वालिटी। However, after that time, the meat product may go towards spoiling. तो अब यहाँ पे फिर वो एक लाइटर नोट पे बात ये आती है कि हमें चाहिए कि कुर्बानी के बाद जल्द से जल्द कोशिश करें कि अपनी फ्रीजर्स को खाली करें, ताकि जो ना फिर वो मीट माफिया ना मांगनी शुरू हो जाए। डेफिनेटली मतलब क्वालिटी तो डिस्टर्ब होगी। ओके जी, ये हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, अगर हम टाइम के हिसाब से इसको कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल इधर आप इस केस में आप टाइम को देख सकते हैं। 12 बजे हमने यहाँ पे रखा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, 26 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे होनी शुरू हो गई। आगे आप फर्दर प्रोग्रेसिवली देख सकते हैं टाइम के हिसाब से कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, हर 20 मिनट गुजरने के बाद, यहाँ पे 12:20 थे और यहाँ पे 12:40 है, हर 20 मिनट गुजरने के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर डबल्ड। टेम्परेचर इज सेम just like room temperature 25 to 26 degrees centigrade, but after each 20 minutes are passed, bacteria are doubled in number. तो अगर हम 12 से 3 बजे तक जाएं तो आप यहाँ पे खुद से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अगर गोश्त पड़ा रहे तो 3 घंटे के अंदर अंदर गोश्त पे ऑलमोस्ट 516 नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के लिए एक आइडियल वहाँ पे टेम्परेचर भी है, आइडियल उसके लिए फूड भी है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके लिए मैटर करती हैं।
तो अल्टीमेटली 3 से 6 घंटे के दौरान आप देख सकते हैं कि गोश्त की हालत क्या हो सकती है, फ्रॉम फ्रेश टू दिस वन। मतलब अगर हम प्रॉपर इसकी हैंडलिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, तो फिर मीट इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। और अगर हम ऐसा मीट फिर बाद में कंज्यूम कर लें ना, बाद में इसके बारबेक्यू बन जाए और टिक्के कबाब वगैरह बन जाएं, तो फिर हमारे मैदे का क्या हाल होगा। ठीक है, फिर वही जो सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं लाइक फूड पॉइजनिंग है, इस तरह के इश्यूज वगैरह फिर हमें फेस करना पड़ेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में उसके प्रॉपर एसओपीज के तहत उसको हैंडल किया जाए। ओके जी, लास्ट वन हमारी आखिरी स्लाइड है। हाउ यू कैन यूज सॉल्व द प्रिवेलिंग इश्यूज ऑफ मीट सेक्टर, हाइजीन, मॉडर्न मीट टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कशन के लिए। तो मैं जस्ट हाउस इज ओपन फॉर जनरल डिस्कशन। अभी हम 2 से 4 मिनट डिस्कशन करेंगे, देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप। तो 3 पैरामीटर्स हैं, हाइजीन है, मॉडर्न मीट टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। इन तीनों चीज़ों को, तीनों टूल्स को यूज़ करते हुए हम कैसे मीट की कीपिंग क्वालिटी, मीट की शेल्फ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, आपके माइंड में कोई सजेशंस हो, कोई क्वेरी हो, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं इस बारे में, या आप अपनी कोई राय देना चाहें कि जी हम इस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं, प्लीज़ आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं। पार्टिसिपेंट्स में चाहूँगा कि आप लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, आप अपनी सजेशन और डिस्कशन प्लीज इस बारे में लें। आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो सर। हेलो सर, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलें आप। सर आप ये दिया हुआ सवाल के गिव रीजन टू बाय मीट फ्रॉम मेट्रो, एग्जैक्टली ताकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेट्रो के बारे में कि वहाँ से मीट खरीदें तो क्या बाय मीट फ्रॉम मेट्रो। हम मेट्रो से, फॉर एग्जांपल एक केस की बात कर रहा हूँ कि हम मेट्रो से मीट परचेज करने को प्रेफर करते हैं। आप रीजन दें, आप क्यों प्रेफर करेंगे मेट्रो या किसी और अच्छे जी मैं भी बता रहा हूँ सर। जी मैं बता रहा हूँ। एक सर वहाँ पे मतलब कि एक तो हैंडलिंग, स्टोरिंग सिस्टम, हैंडलिंग सिस्टम, और जो वहाँ पे मतलब कि वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर एक मतलब कि हाइजीनिक कंडीशन में होते हैं वो। ओके जी, और मतलब कि वो एक बेहतरीन तरीका वहाँ पे हमने वो किया हुआ है, इंटर्नशिप हमने की है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ का एक मेथड है, तरीक़ेकार बना हुआ है। आपने मेट्रो में इंटर्नशिप की है? ये सर ये ओके लाहौर में की है, लाहौर में। ओके चलें, फिर आप बताएं मेट्रो का क्या क्वालिटी इंश्योरेंस का सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है मेट्रो का मीट के बारे में, क्वालिटी इंश्योरेंस का आप जरा इस बारे में प्लीज। सर वहाँ जो हमने देखा है और जो हमें सिखाया गया है वो ये अरे सर जी जी मैं सुन सकता हूँ, आप बोलें प्लीज। जी 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 आप बोलें प्लीज, मैं सुन सकता हूँ आपको। और उसके बाद वहाँ पे मतलब जो वर्कर्स होते हैं जो उसको मतलब कि वहाँ से लेके आते हैं वो मुकम्मल कंप्लीटली हाइजीनिक होते हैं, मतलब कि वो पूरे उन्होंने एप्रन पहना हुआ होता है, हाथों में ग्लव्स होते हैं, और मतलब कि उनका सर ढांपा हुआ होता है, और कंप्लीट मतलब मुकम्मल तौर पे वो सेफ होते हैं। और जो गोश्त होता है, जो मीट होता है सर, उसको भी मतलब कि वो क्लोज होते हैं, पैकेट बने होते हैं उनके,
पैकेट में ही मतलब कि उनके मतलब कि वो उनको कार्ड मतलब कि जो उनके शेयर करते हैं उसी में ही मतलब कि उनको शेयर करते हैं। और बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं मतलब कि वहाँ पे जितने भी मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स, वो बहुत ही हाइजीनिक होते हैं, मतलब कि उनकी कंट्रोलिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, स्टोरेज सिस्टम उनका बहुत बेहतर है, और सफाई जो है वो क्लीनिंग बहुत ही बेहतर है। मैं ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पे मतलब कि मार्केटिंग सिस्टम भी मतलब कि वो चेक करते रहते हैं डेली बेसिस पे, 1 से 2 घंटे के दौरान दोबारा बार बार मतलब कि वो चेक करते हैं ओके और सफाई करते रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं मेट्रो में उनका मीट रिसीविंग सिस्टम कैसा है? मीट का रिसीविंग सिस्टम कैसा है उनका? रिसीविंग सिस्टम सर बहुत बेहतर है। मैं आपको बताया कि वो क्लोज वैन में लेके आते हैं। क्या वो उनकी सप्लाई चेन जो है वो चिलर्स के थ्रू उनकी सप्लाई होती है या क्या, उस बारे में आप बताएं। जी चिलर के थ्रू हो रही है। तो आपने क्या उनके टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं? जी सर की अब मुझे एग्जैक्टली जो है टेम्परेचर है उसका मतलब कि वो नहीं है, टेम्परेचर बहुत मतलब कि उस वक्त जो हमने कंडीशन देखी थी बहुत अच्छी थी, और मतलब कि एग्जैक्टली यू आर बहुत वेरी ज़्यादा। राइट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेट्रो या कोई और इस लेवल का जो भी स्टोर है जहाँ पे जीएसपी या जीएमपी और हैसप की गाइडलाइंस और एसओपी को फॉलो किया जाता है, डेफिनेटली वहाँ पे जो है वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करना, खास तौर पे मीट, मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा रादर दैन लोकल जो मतलब लोकल शॉप्स हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होती है एज सच। हाउएवर हमें इस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए कि हम इन सभी एसओपीज़ को देखें, समझें और फर्दर इन चीज़ों को फॉलो भी करें। बाकी जो बात है स्टैंडर्ड्स की, जिसमें जीएसपी है, जीएमपी है और हैसप है, ये सारी चीज़ें जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी तब तक इनकी ट्रू सेंस में एप्लीकेशन नहीं होगी। So that is all about our today's session. इसके लिए फर्दर हम डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं हाउस को। किसी की क्वेरी हो सर एक क्वेश्चन है मेरा। तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर मैं ये कहना पूछना चाह रहा हूँ, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जैसे K&N है और सीजन है, इनकी हम एक्सपायरी डेट देखते हैं तो ये 6 मंथ या 6 मंथ से अबव होती है। तो आपने ये बताया है भाई ये मीट जो है 20 से 25 दिन 30 दिन में यूज़ करना चाहिए, वो फिर 6 मंथ किस बेस पे वो उसको एक्सपायरी देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मैंने 20 से 25 या 30 दिन का बताया ना, ये मैं जनरल घर की एग्जांपल मैंने दी है कि घरों में आमतौर पे जो फ्रीजर में मीट स्टोर कर लेते हैं, और वो भी स्टोरेज कंडीशन मैंने बताई है कि साथ में अगर -18 आई मीन टू से कि फ्रीजर में अगर गोश्त रखा हो तो वो इतने दिन उसको इतने दिन के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पैकेज मीट है, प्रोसेस्ड मीट है, पैकेजिंग में है, तो डेफिनेटली आप अगर फैक्ट्री का इन्वायरमेंट देखें, जो इतनी शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी दे रहे हैं, उनकी अगर आप प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को चेक करें, उनकी इंस्पेक्शन देखें फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड उसकी रेसिपी फॉर्मुलेशन, जितने भी उसके प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं उसमें हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जीएमपीज़ हैं, उनके हैसप प्लान हैं, सारी चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली वो इसी के बाद इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, श्योर होते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को 6 माह तक मतलब शेल्फ लाइफ उस पर मैंशन करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें उसकी शेल्फ लाइफ और प्रोडक्ट की कीपिंग क्वालिटी टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसके प्रोसेसिंग पैरामीटर्स कैसे हैं, किन कंडीशंस के तहत उसको प्रोसेस किया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ से बात शुरू होती है कि जो एनिमल जिसको स्लाटर किया है उसकी हालत कैसी थी, क्या वो डिजीज एनिमल था या डिजीज फ्री एनिमल था, क्या वो जानवर जो है ऑटम इंस्पेक्शन प्रॉपर पैरामीटर्स की गई हैं। उसके अलावा उसकी स्लाटरिंग पैरामीटर, स्लाटरिंग कैसे की गई है, स्लाटरिंग के दौरान ब्लड रिमूवल कंप्लीट की गई है या
मतलब क्या पैरामीटर्स रखेंगे स्टार्टिंग के दौरान। मतलब जितने भी स्टेप्स हैं सभी में हमने सफाई सुथराई और मीट हाइजीन को अगर हम फॉलो करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, तो डेफिनेटली हम उसकी कीपिंग क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को इन्हांस कर रहे होते हैं। अगर हम किसी भी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसकी क्वालिटी और हाइजीन पे, तो अल्टीमेटली उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो कम होगी। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल। जी सर, शुक्रिया। जी, और भी इस बारे में क्वेश्चन? Participants, we have completed our presentation. आपका कोई और क्वेश्चन इस बारे में या कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं। I think no more questions right now. So we are just to wind up our today's training. So that was all about our today's training session, जिसमें हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स, पोर्शन और चैप्टर्स को कवर किया है, जिसमें हमने एंटी मॉर्टम को देखा है, जिसमें हमने स्लाटिंग मेथड्स को देखा है, इस्लामिक मेथड ऑफ स्लाटिंग क्या है, हलाल का क्या कंसेप्ट है, जिसमें हमने देखा कि जो स्लाटर हाउस की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्लाटर हाउस की हाइजीन और सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको कैसे फुलफिल करना है। जिसमें हमने देखा कि मीट इंस्पेक्शन कैसे करनी है, मीट की क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या हैं। इस तरह हमने माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने हैशट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। दैन फर्दर हमने फ्रोजन फ्रेश बर्गर के बारे में केस स्टडी डिस्कस की है। उसमें मुख्तलिफ CCPs को सीखा कि कैसे और किन स्टेजेस पे CCPs और क्रिटिकल लिमिट्स लगानी है। इसी तरीके से हमने फर्दर जो है GHPs और GMP और GAP गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में बात की है। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को इस बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन एक्सक्यूज मी सर, अगर टाइम है तो एक क्वेश्चन सर। सर मैं ये पूछना, अगर हम किसी स्टोर से कोई मीट परचेज करने जाएं तो पैकिंग अगर हम उसकी देखें कि अगर उसके ऊपर कुछ ब्लड के निशान हैं या कुछ मीट का कलर कुछ डैमेज हुआ है, ठीक नहीं है, पैकिंग ठीक नहीं है, तो रिजेक्ट हम किस तरह कर सकते हैं? आप ज़रा इस बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। हम मीट लेने जाएं तो किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए और इस तरह के कोई निशानात हों तो उनको रिजेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है। इस बारे में मैं दो एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहूँगा इस बारे में। एक तो आपने बात की है कि हम पैकेज्ड मीट खरीदने जाते हैं, वो तो डेफिनेटली पैकेज के अंदर है, पैकेज के अंदर हम उसको किस तरीके से देखेंगे। दूसरा केस मैं खुद से डिस्कस करना चाहूँगा कि हम फॉर एग्जांपल लोकल किसी शॉप से मीट लेने जाते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोकल की बात करते हैं। लोकल में तो ये है, फॉर एग्जाम्पल कसाब ने जानवर को स्लाटर किया, उसने लटका दिया अपने वो फटे के ऊपर, सारा दिन वो मतलब उधर लटकता रहा, वहाँ पे कोई सफाई सुथराई के ऐसे मामला नहीं है। बहरहाल जो भी एक मतलब जो एक अच्छा मतलब जिसको आप कह सकते हैं अच्छा शॉपकीपर है, जो जिसको आप समझते हैं कि ये हाइजीन के पैरामीटर्स को मैक्सिमम फॉलो करता है। पहली तो बात ये है कि आप उसको ट्रस्ट करें, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि आप विजुअल इंस्पेक्शन करें मीट की, विजुअली कैसा है उसका, फ्रेश कलर होना चाहिए, कोई स्लाइमी नहीं होना चाहिए, या मतलब उसके ऊपर जो भी फिजिकल डर्ट हैं या मक्खियाँ वगैरह बैठी हैं ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसको मतलब पोल्ट्री है तो पोल्ट्री को अपनी आंखों के सामने आप स्लाटर करवाएं। बड़े जानवर के केस में बाकी पैरामीटर्स को आप कंसीडर करें कि उसकी विजुअल ऑब्जर्वेशन कैसी है, क्या वो बंदा जिससे आप खरीद रहे हैं वो ट्रस्टेबल है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें तो मतलब लोकल की बात है। अब हम बात करते हैं किसी जो भी आप किसी रिटेल स्टोर से परचेज करने जाते हैं जो पैकेज आइटम्स हैं जिनके पास, तो सबसे पहले आपको पैकेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पैकेज के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी कंपनी की वर्थ क्या है, ये भी आप इस चीज़ को भी कंसिडर करें।
क्या वो लोकल कंपनी है या कोई अच्छी कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो इस चीज़ को प्रोसेस कर रही है। फिर फर्दर आपने इस चीज़ को देखना है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने पैक की हुई है उसके ऊपर लेबल के ऊपर या पैकेज के ऊपर इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। अब उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम देखा जाना चाहिए, फिर प्रोडक्ट का नाम, फिर प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पे होगी, उसको आप देखें। देन आप उसके ऊपर हलाल का एक लोगो होता है। जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हलाल सर्टिफाइड ज़रूर होती हैं, मीट के केस में तो खास तौर पे उस चीज़ को आप कंफर्म करें कि आप वाकई हलाल सर्टिफाइड है ये कंपनी, या एटलीस्ट लोकली पाकिस्तान स्टैंडर्ड को वो कंप्लाई करती है। तो इसके अलावा आप पैकेज के ऊपर जो है ना फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी कहाँ पे सेल करती है, उसका एड्रेस क्या है, या उस पैकेज के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग पैरामीटर्स क्या क्या रखे गए हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों को आप देखें और एंड पे फिर आप इसकी एक्सपायरी डेट को लेबल के ऊपर चेक करें कि इसकी एक्सपायरी क्या है या बेस्ट बिफोर डेट इस पर क्या मेंशन है। ये सब चीज़ों देखने के बाद आपको मैक्सिमम श्योरिटी जी हो जाएगी जज़ाकल्लाह कि सर, आपने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसी है प्रोडक्ट। अदरवाइज फिर भी अगर बाज़ का ऐसा हो जाता है कि लोकल कंपनीज कुछ मिसगाइड कर देती हैं कंज्यूमर को कि ऊपर लिखा कुछ और है अंदर है कुछ और। फिर उसमें फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आप आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या बताती हैं कि आप उस प्रोडक्ट को विजुअली देखें। अगर आपको वो प्रोडक्ट विजुअली डाउटफुल लग रही है, नो डाउट उसके ऊपर देखा तो बड़ा अच्छा बेहतरीन है जी, सब कुछ ओके है, लेकिन अंदर प्रोडक्ट कुछ और बता रही है, तो फिर आप उसको उस बेस पे भी रिजेक्ट कर सकते हैं, या उनका कुछ कंप्लेंट नंबर है उस पर आप उसको मतलब उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ये है या इसका ये मतलब ओवरऑल रिव्यू है इस प्रोडक्ट। और वर्क एक्सपीरियंस बेस पे इस चीज़ को हमें जज करने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट के कवर को तो पैकेज को तो लाजमी देखें, लेकिन अंदर प्रोडक्ट क्या है उसको भी एक नज़र ज़रूर देख लेना चाहिए। सर बंडल ऑफ थैंक्स, वेरी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग सेशन था और आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत टाइम में कवर करने की कोशिश की और दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि पूरे समुंदर को आप कूजे में बंद करने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल हकीकत है। थैंक इन यू। भाई का भी क्वेश्चन अपनी जगह वैलिड था, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीजें आपने कवर किया और बड़ी डिटेल से आपने समझाया है। थैंक यू पार्टिसिपेंट के भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर्स थे, बड़ा मजा आया। सर, और आई रियली उम्मीद है अप्रिशिएट कि इस किस्म पार्टिसिपेंट्स की, की जो उन्होंने बाकी भी हमारी ट्रेनिंग्स बड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस किए हैं। और ये ट्रेनिंग हमारा इस टाइम पे रखने का मकसद ये था कि हम, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, तो हम उससे रेलेवेंट टॉपिक को कवर करें, ताकि हम जैसे जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिनको लोगों को नहीं है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेके हैं। एटलीस्ट और कुछ नहीं, कम अज़ कम कुर्बानी वाले दिन अपने घर में तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें ना हम।